मोतिक, लैपटॉप पास कर। अनन्या तू अजय भी हो, गधे की बात। लैपटॉप पास कर दो। चिराग, व्हाई डोंट यू माइंड योर लैंग्वेज? हाँ, क्यों भूल जाओ कि अभिनव मेरा पति है? 2 साल में पहली बार अभिनव ने अनन्या को वाह के लिए लड़ता हुआ देखा था। अनन्या मनी स्टेटमेंट्स में बहुत सी रेगुलरिटीज दिख रही हैं। हमारे इन्वेस्टर्स के छोड़ के जाने का एक पैटर्न भी दिख रहा है। और बैलेंस शीट्स की कई सारी ट्रांजैक्शंस हैं जिन पे मन्ने डाउट है। यो के बकवास करने लग रहे हैं। अरे यो सब तो हवाई बातें हैं। यो बता कि कंपनी ने दिवालिया होने से किस तरह बचाएगा तू? बढ़ते हुए शेयर्स ने किस तरह कंट्रोल करेगा तू? अभिनव, अनन्या, हमें कंपनीज के शेयर्स बायबैक करने होंगे। बढ़िया स्कीम से तने के लगे अभिनव। यो सब हम लोगों ने डिस्कस ना कराया होगा। अभिनव, हमारे पास फंड्स तो सैकड़ों नहीं। Yeah, you're right. I can understand. Let me make a call. और इतनी ही देर में अभिनव ने एक नंबर पे फोन लगाया और उसके बाद जो उसने फोन पे किया, वाह को सुनकर अनन्या के साथ सारेन के होश उड़ गए। चिराग और मोती की आंखें खुली की खुली रह गई। या मिस्टर अकरम, मेरी बात ध्यान से सुनो। AK प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अकाउंट से निकाल के सिंह इंडस्ट्रीज के अकाउंट में 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो। और दूसरी बात, AK प्राइवेट लिमिटेड और सिंह इंडस्ट्रीज के मर्जर को पब्लिकली अनाउंस करो अभी। और हाँ, आहूजा कॉर्पोरेशन के सारे शेयर अभी के अभी खरीद लियो, जल्दी। रविकांत अभिनव की यो बात को सुनकर मुस्कुरा रहे थे, पर अनन्या अभिनव की यो बड़ी बड़ी बातें सुनकर हैरान थी। अनन्या को यो बात का यकीन ही नहीं था कि उसका घर जमाई पति इतनी बड़ी कंपनी का मालिक तय बात कर रहा था, उसकी सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर करा रहा था। अभिनव, कौन हो तुम? मुस्कुराते हुए अभिनव ने अनन्या की तरफ देखा पर कोई जवाब ना दिया। पाई पाई के लिए तरसने वाली सिंह इंडस्ट्रीज को किस तरह 500 करोड़ रुपए दिलवाकर दिवालिया तय बचा लिया था। एक गरीब घर जमाई ने यो सब कैसे किया? AK प्राइवेट लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनी तय सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर। सिंह इंडस्ट्रीज को सरकारी टेंडर ना मिलने का कारण कहीं चिराग ते मोतिक तो नहीं है। मंत्री जी तय अभिनव ने के बात पता करने के लिए क्या था? अभिनव बोला, मैं मानूस हूं कि मैं उस दिन शराब में था, पर वो अपने कमरे का दरवाजा खोल के सुन क्यों सो गई? अभिनव अभी भी अनन्या के कमरे के बाहर खड़ा था। उसे पता था कि बाकी कमरों में उसे कहीं जगह ना मिलेगी, इसीलिए वो उस जगह गया जिथे इस घर के नौकर सोया करते थे। किस्मत से उसे खाली खाट मिल गई और अभिनव उस पे जाकर सो गया। उसे ना पता चला कब सोया और कब उठ गया। वो जल्दी जल्दी तैयार होया और पहुंच गया AK प्राइवेट लिमिटेड में। सिक्योरिटी ने उसे रोकते हुए कहा, ए ठहर, कहां जा रहा है? बाहर जा। उसने सनी की तरफ देखा, सनी ने भी उसकी तरफ देखा। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ, देखो कौन आया से। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तेरे में? सिक्योरिटी, जी सर। इस कमीने को अंदर न जाने दिया जाए, ये सिर्फ अकराम सर को परेशान करने आया से। अभिनव, मैं तन्ने एक सलाह दूं, अपनी गरीबी को थोड़ा सा मान ले और जिंदगी उसी हिसाब से जी। तेरा बाप अकराम सर की गाड़ी चलाता था, उसका मतलब ये ना होया कि वो दोस्त बन गए। ना तेरे बाप को आगे पीछे घूमने का कोई फायदा मिला, ना तन्ने मिलने वाला। सनी की बात सुनते सुनते अभिनव के तन बदन में आग लग रही थी। वो सनी की बदतमीजी से परेशान हो चुका था। चाहे तो सीधे मुंह पे जवाब दे देता, पर उसने इसके बजाय अपना फोन निकालना बेहतर समझा। वो अकराम को फोन करने ही वाला था, पर इससे पहले जेनी आगे आई और बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? ये मेरे साथ से कुछ कहना से तो तुम जा सकते हो, चलो मेरे साथ। सनी का दिमाग घूम गया।
उस दिन पार्टी में भी और आज भी अभिनव ने उसे गलत साबित कर दिया था। अभिनव ने पूछा, क्या अकराम ने तुम्हें बताया क्यों मैं यहाँ आया हूँ? जैसे ही जेनी ने ये सुना, उसके कान खड़े हो गए। एक आदमी जो यहाँ नौकरी लेने आया से, वो अकराम को सीधे अकराम बोल रहा से। जेनी ने इस सवाल का जवाब ना दिया। तुमने मेरे सवाल का जवाब ना दिया। जिस तरह से जेनी सॉरी बोल रही थी, उससे अभिवन समझ गया कि उसे वो पसंद ना करती। जेनी ने जल्दी से अपनी मेज पर रखा एक कागज उठाया। उस पर उन नौकरियों के नाम लिखे थे जो अभिनव कर सकता था। अकराम ने उसे मनपसंद नौकरी चुनने का हक दे दिया था। अभिनव ने पूछा, इन पे स्टार क्यों बने से? इन पदों पे पहले से कोई काम कर रहा से, इसीलिए ये खाली ना है। जेनी ने आगे कहा, आप चाय लेंगे या कॉफी? मैनेजर। मुझे मैनेजर का पद चाहिए। पर मैनेजर वाले पद पे तो स्टार बना से। मैं जानता हूं से, जेनी बोली। तो जिस जगह कोई पहले से बैठा है, वहां कैसे बैठ सकते हो आप? क्या आप चाहते हो कि वो कर्मचारी कंपनी छोड़ दे? मैंने ऐसा कुछ ना कहा। तुम बताओ, ये लिस्ट किसने दी? तुमने? हाँ, पर जेनी देखो, इसमें मेरी कोई गलती ना से। अभिनव ने पक्का जवाब दिया। तुमने लिस्ट दी और मैंने अपनी पसंद का पद चुन लिया। अब आगे क्या करना से, ये तुम तय करो। वो वही मांग रहा था जिसके बारे में सोच रहा था। वैसे पूरी कंपनी उसी की थी। वो उसे जल्द से जल्द संभालना चाहता था। ठीक है मिस्टर अभिनव, मुझे आपकी कुछ जानकारी चाहिए होगी। आपका ऑफिस कल से शुरू होगा। परफेक्ट, थैंक यू। पर मोंटी के आने से पहले वो कुछ ऐसा ना कर सकता था, इसीलिए उन्होंने मैनेजर की पोस्ट मांगी, ताकि अनन्या और उसके माता पिता के सामने अपनी काबिलियत साबित कर सके। सनी अभी भी ना समझ पाया था कि अभिनव यहां क्या लेने आया था। अभिनव को लगा कि उसे कल से काम पे जाने के लिए नए कपड़े चाहिए होंगे। कपड़ों के साथ साथ फोन भी बदलना पड़ेगा। अकराम का चेक उसकी जेब में था। अब जब अनन्या के माता पिता आ गए थे, अभिनव को पता था कि उसे उनके साथ और हरदेव पाल के सामने यह साबित करना पड़ेगा कि वो उनके घर में रहकर नौकरों के कमरे में सो सकता है। पर वो इतनी आसानी से हार मानने वाला ना था। वो साबित करके रहेगा कि वो दुनिया का सबसे अच्छा दामाद है। अभिनव पैसे निकालने बैंक गया। अभिनव बोला, इस चेक से पैसे निकालने हैं मुझे। वहां उसकी मुलाकात प्रणव से हो गई। प्रणव उन्हीं लोगों में से था जो अभिनव की गरीबी का मजाक उड़ाता था। प्रणव खुद बैंक में काम करता था। वो करोड़पति ना था, पर पैसे बहुत थे। वो अभिनव को जानता था क्योंकि अभिनव अक्सर इसी बैंक में डिलीवरी का काम करने आया करता था। दिखने में भी वो अभिनव से ज्यादा आगे ना था। फर्क बस एक था, गरीबी। चेक से? तुम्हें पता है ना, इस बैंक में चेक से पैसे निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ बड़ी रकम निकाली जा सकती है। मेरा रकम बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पे निकल भी नहीं पाएंगे, इसलिए मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ चेक मुझे। प्रणव ने बिना देखे अभिनव और बाकी लोगों की आंखों के सामने चेक फाड़ दिया। अबे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ये क्या किया? सिक्योरिटी, इस आदमी को बाहर निकलवाओ यहाँ से। फर्जी चेक लेकर बैंक में आता है, बैंक वालों को बेवकूफ समझता है। पुलिस बुलाकर अभी अंदर करवा दूंगा तुझे। लेकिन वैसे प्रणव और बाकी लोगों को अभिनव को इस हाल में देखकर बड़ा मजा आ रहा था। क्या हो रहा है? यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि बलराज की थी। उसने अभिनव को दूर से ही पहचान लिया था। बलराज को देखते ही अभिनव की जान में जान आ गई। अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था आप यहाँ इस तरह आ जाएंगे। मैं तो बस इस आदमी को फ्रॉड करने से रोक रहा था। छोड़ दो इसे। अभिनव चुपचाप बलराज के पीछे चला जा रहा था। प्रणव और बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि बलराज अभिनव को अपने साथ क्यों ले जा रहा था। जब प्रणव भी उनके पीछे जाने लगा तो बलराज ने पलट कर कहा, मैंने तुमसे कहा मेरे साथ आने के लिए। नहीं सर। बलराज ने उसे घूरा तो प्रणव के पैर थमे के थमे रह गए। अभिनव को बलराज का ये बर्ताव देख घबराहट हो रही थी। वो बस यही उम्मीद कर रहा था कि बलराज ऐसा कुछ न कर दे जिससे उन लोगों को अभिनव की पहचान के ऊपर शक हो जाए। अगर इसने गलती की है तो इसके बारे में मैनेजर को पता होना चाहिए। अगर तुम अपने लेवल पर एक्शन लोगे
तो हो सकता है मैनेजर को बुरा लग जाए। जी सर। कम। बलराज ने अभिनव को घूरा और उसे अपने साथ अंदर आने का इशारा करने लगा। दोनों एक साथ मैनेजर के केबिन में दाखिल हो गए थे। मैनेजर अपनी कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर पर काम कर रहा था। बलराज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए दरवाजे को जोर से बंद किया। अचानक से मैनेजर की नजर दरवाजे पर पड़ी। जब उसने देखा कि सामने बलराज खड़ा है। अरे बलराज सर, आप यहाँ कैसे? मुझे बुला लिया होता। बैठिए बैठिए ना। कहिए कैसा आना हुआ? वैसे तो मैं अपने किसी काम से आया था, लेकिन बाहर तमाशा देखा तो सोचा कि सबसे पहले मैं तुमसे इस बारे में बात करता हूं। बताइए ना। तुम जानते हो यह साहब कौन है? उसकी नजर उसके चेहरे से फिसलते हुए उसके हाथों और आखिर में उसकी अंगूठी पर पड़ी। जैसे ही उसने अंगूठी पर बने उस निशान को देखा तो मैनेजर का मुंह खुला का खुला रह गया। बाप रे बाप, ये टाइगर है। ये कौन है? ये उस टीम का आखिरी हिस्सा है जिस टीम का तुम कैप्टन हो टाइगर। आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। टाइगर, आप कितनी देर से यहाँ हैं? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बस उसकी जरूरत नहीं है। एक चीज का ध्यान रखना, इनके अलावा तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं टाइगर हूँ। जी। टाइगर, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। अब आप यहाँ पे हैं तो जरूर आप हमें मुसीबत से बाहर निकालेंगे ही। वो तो ये कर ही लेंगे, पर सबसे पहले तुम्हें अपने काम करने वालों को सबक सिखाना होगा, क्योंकि अगर मैंने अपने तरीके से सबक सिखाया तो तुम अच्छी तरह से जानते हो क्या होगा। क्या हुआ? क्या किया उन्होंने? और अभिनव के साथ जो हुआ उसने मैनेजर को सब बता दिया। ये सुनते ही मैनेजर का खून खौल उठा। तब इधर एक हट्टा कट्टा सा आदमी काला चश्मा लगाकर खड़ा था। उसकी आंखों पर चश्मा, गले में सोने की मोटी चेन। अभी अभी खबर मिली है कि टाइगर लौट आया है। आप कहें तो? अभी नहीं, अभी तो आया है। थोड़ा उछलने कूदने दो, पर हाँ, इस बार पिंजरे में डालने की गलती मत करना। अब आगे क्या होने वाला था? क्या करने वाला था मैनेजर प्रणव के साथ? और कौन था ये आदमी जो टाइगर का नाम सुन मन ही मन एक नई प्लानिंग कर रहा था? टाइगर, जब मैनेजर ने जान लिया कि प्रणव ने अभिनव के साथ क्या कर दिया तो उसका खून खौल उठा। बैंक में भले दिमाग कंप्यूटर चलाता हो, पर आज दिल ने गोलियां चलाई थी। कैसे हिम्मत हो गई इसकी? मैं अभी इसके साथ निपटता हूं। उसने गोली की स्पीड में प्रणव को अपने केबिन में बुलाया। प्रणव, ओ प्रणव। तभी प्रणव आ गया। तूने करके क्या दिया? किसने कहा था इस जेंटलमैन का चेक भरने को? सर, ये आदमी डिलीवरी बॉय है। ये नकली चेक लेके आया था बैंक में। क्या समझा इसने? हमारे यहाँ लॉटरी चल रही है और मैंने चेक का डेटा कंप्यूटर में चेक कर लिया था, कोई भी जानकारी मैच ना हुई। तू सच बोल रहा है? जी सर। पता भी है किसका चेक लाया था ये डिलीवरी बॉय? अकरम सर का। क्या सर? हाँ, और तूने इसके साथ जो किया सो किया। पर पता भी है अकरम सर तेरे साथ क्या करेंगे जब ये बात उनको पता चलेगी? चेक कहाँ है? तो सर, ये रहा चेक। कैसे हिम्मत हुई तेरी? अब एक काम कर, जितने भी टुकड़े फाड़े हैं टेप लगा के एक एक टुकड़ा जोड़। जी सर। और इस असाइनमेंट के बाद तो फायर होगा, समझ लिया? निकाल दिया जाएगा। सर, पर मैंने किया ही क्या है? सुन लिया तूने कि मैं निकाल रहा हूं? पर उससे पहले मैंने क्या कहा था वो नहीं सुना? अगर उसे पता होता कि वापस जोड़ना पड़ेगा तो इतना जोर से ना फाड़ता। प्रणव मैनेजर की तरफ देखने लगा। ये चेक अकरम सर का है, ठीक ठाक जोड़, और जरा भी गलती की तो ऐसे लात मार के निकालूंगा कि दुनिया में किसी बैंक में नौकरी ना मिलेगी। निकल जाओ। उसने घबराकर अभिनव की तरफ देखा। चेक अकरम का होना और मैनेजर की भाषा दोनों ने प्रणव को हिला दिया।
वो फिर चेक जोड़ने में लग गया। अभिनव के मन में दर्द था कि वो तो अपने साथ हुए अन्याय की शिकायत लेकर आया था, पर पता नहीं कितने अभिनवों के साथ प्रणव ने ऐसी बदतमीजी की होगी। उधर प्रणव समझ नहीं पा रहा था कि बलराज और मैनेजर एक फटेहाल डिलीवरी बॉय की मदद क्यों कर रहे थे। आखिर बड़ी मुश्किल से उसने चेक को जोड़ दिया। मैं बहुत माफी चाहता हूँ। वैसे टाइगर कहाँ थे इतने सालों से? पहले ये बताओ कि आप मेरे पिता से कैसे जुड़े हुआ हो? मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ। सुनो, टाइगर वापस आ गया है, पर जब तक मोंटी नहीं आता किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए, वरना खेल खत्म हो जाएगा। हाँ, सर सही बोल रहे हैं। हमारे शेरों के बीच एक भेड़िया घुसाया है और वो हमारे सारे राज दुश्मनों को देने वाला है। इसीलिए सावधान रहना पड़ेगा टाइगर। भेड़िया मतलब जासूस? हाँ, मोंटी तुझे इस बारे में पूरा बताएगा। तब तक तू गुफा से बाहर मत निकलना, और जब निकले तो अंधेरे में रहना। इसी बीच हम तेरे पिता हमारे संजय के कातिल और इस भेड़िए दोनों का पता लगाएंगे। अभिनव के दिमाग में सिर्फ एक नाम आया जो इन दो बातों से जुड़ा था, मोंटी। जिस तरह राणा ने संजय को धोखा दिया, अभिनव को यकीन था कि मोंटी भी वही करेगा। उसे इन लोगों पर दया आई कि वो राणा को अपना मानते थे। इस ग्रुप में और कौन है जिनसे मुझे मिलना बाकी है? मुझसे और अकरम से तू मिल चुका है। देख, बाकी ये रहे, टिक्का, पाकर, अलेना। 3 बचे। अलेना मतलब हमारे ग्रुप में एक लड़की भी है? हाँ, उससे पहले उसकी माँ थी इस जगह पर। 1 साल पहले गुजर गई तो अलेना उसकी जगह। वो सिर्फ लड़की नहीं, वो आग है, चलती फिरती चिंगारी, तूफान। मैंने अपने जीवन में अलीना जैसी लड़की नहीं देखी। रूप, दिमाग और तेवर तीनों हैं उसके पास। मुझे समझ नहीं आया, वो जिद्दी है। उसकी जिद मेरी जिद को छोटा कर देती है। टेक्निकली तो वो अकेली लड़की है, उससे खुद को ऊपर साबित करना किसी भी मर्द के बस में नहीं। यह सुनकर अभिनव समझ गया कि बलराज किसकी तरफ इशारा कर रहा था। अलेना को यकीन दिलाना कि वो टाइगर है, यह अभिनव के लिए मुश्किल होने वाला था, मगर यह चुनौती उसे खूब भा रही थी। अलेना से मिलने की उसकी चाह भी बढ़ने लगी। इसी बीच मैनेजर डीके ने कहा, बहुत जल्द आप उसे मिलोगे, लेकिन वो लड़की आपसे मिलेगी पता नहीं। मुझे नहीं लगता कि टाइगर के लिए उसे मनाना मुश्किल होगा। जैसा मैंने सोचा था वैसा लड़का नहीं है ये। बलराज की ये बात सुन डीके के कान खड़े हो गए। बलराज सर, लगता है टाइगर ने आपको रिंग में पटका है क्या? ये सुनते ही बलराज जोर से हंसा और उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसे देख डीके भी जोर जोर से हंसने लगा। हाँ, वैसे टाइगर, अभी आपको कितने पैसे की जरूरत है? मैं दे देता हूँ। बाद में अकरम सर के ऑफिस से मैं चेक रीइशू करवा लूंगा। फिलहाल तो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए और बाकी के 49 करोड़ मेरे नए अकाउंट में डलवा देना। ठीक है, मैं करवा देता। ये सुन डीके उसके लिए पैसे लेने चला गया। बलराज, ये अलाइना जो भी लड़की है, इसके बारे में और क्या जानते हो तुम? ऐसे तो सब कुछ जानता हूं मैं, पर वैसे कुछ भी नहीं। नहीं, मेरा मतलब बलराज, तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है? हाँ, मैं जानता हूं तुम्हारा मतलब। बस उसे अपनी तरफ से चिढ़ने का या गुस्सा होने का मौका मत देना, और ना ही उसके पीछे कुत्ते की तरह जी बिलाना। और जोक तो बिल्कुल भी मत मारना। जोक मारने वालों को जान से मार देती है वो। वैसे तुम्हें अब एक गाड़ी की जरूरत है टाइगर। मैं अपने मैनेजर को बोल रहा हूं, तुम यहां से सीधा ग्लोब मोटर्स जाओ, वहां एक गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ऐसे मैं अभी भर रहा हूं, बाकी जब तुम गद्दी संभालोगे तो उसका डबल दे देना मुझे। ओके, थैंक यू।
उसने बैंक से पैसे लिए। जल्दबाजी में वो बलराज से यह पूछना भूल गया था कि बलराज ने उसके लिए कौन सी गाड़ी बुक की थी। जैसे ही वो अंदर गया तो उसने देखा कि शोरूम का मैनेजर दरवाजे पर खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा था। मिस्टर अभिनव ग्रेवाल? मैं हूँ अभिनव गढ़वाल। हाय साहब, आइए प्लीज, चलिए। कुछ देर बाद अभिनव एक गैराज में आ गया था। मैनेजर उसे उसकी गाड़ी के पास लेकर आया। सही है गाड़ी, मैं पेपर्स रेडी करवाता हूँ, तब तक गाड़ी देख लीजिए। वो एक बहुत ही महंगी सी गाड़ी थी। बलराज ने जानबूझकर उसे पुराना करवाया था ताकि कोई भी अभिनव पर उसकी गाड़ी की वजह से शक न करे। पर जब अभिनव ने गाड़ी के अंदर देखा तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। हेलो, ये सब क्या हो रहा है अभिनव? तुम गाड़ी ले रहे हो? तुम कौन हो और तुम क्या चाहती हो? अरे मैं चाहत, तुम्हारी वाइफ की फ्रेंड। अभिनव ने चाहत को अकरम की पार्टी में देखा था। हालांकि अभिनव ने वहां उससे कोई बात नहीं की थी, लेकिन वो पार्टी में लगातार अभिनव को ही देखे जा रही थी। उसे पूरा शक था कि अभिनव दुनिया को जो दिखा रहा था असल में वो वैसा नहीं था। और ये सवाल मुझे तो तुमसे करना चाहिए, तुम यहाँ गाड़ी खरीदने कैसे आ सकते हो? अनन्या ने मुझे तो बताया कि तुम गरीब हो। हाँ, मैं गरीब ही हूँ, बस वो अपने बॉस के लिए ले रहा था। चाहत ने उसे कुछ पल के लिए देखा और बोली, पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? पता नहीं, एक काम करती हूँ, मैं अनन्या को भी यही बुला लेती हूँ, दूर से ही सही। जब तुम्हें वो गाड़ी में देखेगी तो खुश हो जाएगी। नहीं, उसे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? उसे क्यों परेशान करना? अब तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ क्या? तुम मुझे ट्रीट दे सकते हो क्या? तुम मुझे ट्रीट पे नहीं लेके चलोगे? देखो, मैं तुम्हारी बीवी की दोस्त हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे मना करना चाहिए। इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का कोई जवाब दे पाता, चाहत ने गाड़ी का दरवाजा खोला और वो पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई। ठीक इसी वक्त मैनेजर डॉक्यूमेंट्स लेकर आया और उसने डॉक्यूमेंट्स अभिनव को दे दिए। अभिनव भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसे पता था कि चाहत खुद एक रईस परिवार से आती थी, ऐसे में वो उसे अकरम के एक होटल में ले जाने वाला था। चाहत पूरे रास्ते रह रहकर अभिनव को देख रही थी। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे चाहती क्या है। अभिनव की गाड़ी अकरम के होटल के नीचे पार्क हुई। बिजनेस में अकरम किसी के नहीं सुनता, समझे? ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूं। टाइगर? अभिनव का फोन बज उठा। उसने देखा अकरम का फोन था। अकरम। हेलो टाइगर, क्या हुआ? मैंने तुम्हारी गाड़ी अपने ऑफिस के नीचे आते हुए देखी। सब ठीक तो है? ऑल ओके? हाँ, वो एक्चुअली मैं होटल में किसी के साथ लंच के लिए आया था। हाँ, वो मैंने देखा। तुम एक काम करो, सबसे पहले तुम ऊपर मेरे ऑफिस में आओ, मैं तुम्हें अपना वीआईपी कार्ड देता हूँ। तुम दोनों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। क्या हुआ, चले? तुम यहीं रुको, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं वो निपटा कर आता हूँ। चाहत उसे जाते हुए देख रही थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि यह अकरम का ऑफिस है, लेकिन अभिनव वहां क्या करने जा रहा था और अकरम ने उसे किस कारण ऊपर बुलाया था। चाहत को अभिनव पर शक हो रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या चाहत को अभिनव की असली पहचान के बारे में पता चल जाएगा और क्या थे चाहत के इरादे आगे की? उधर जब चाहत अभिनव पर शक कर रही थी, तब तक अभिनव अकरम के केबिन में पहुंच चुका था। जैसे ही अभिनव अंदर आया, अकरम ने अपना कार्ड अभिनव की तरफ बढ़ाकर कहा, आजा टाइगर, वेलकम। सब ठीक? हाँ, सब ठीक। ये ले वीआईपी कार्ड, मजा कर। धन्यवाद। वो नीचे आया और देखा कि चाहत होटल के बाहर छांव में खड़ी थी। चलें? दोनों होटल के अंदर गए और एक टेबल पर बैठ गए। अभिनव जानबूझकर चाहत की आंखों में नहीं देख रहा था, पर चाहत उसने बार बार देख रही थी। क्या हुआ, सब ठीक से? हाँ, सब ठीक है। वैसे तुम इस ऑफिस में काम करते हो, अब पहले कुछ ऑर्डर करें, बहुत भूख लगी सर। वेटर, अभिनव ने चाहत के सवाल से बचने की कोशिश करी। हेलो सर, बताओ कैसे हेल्प करूं? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों छुपाता? ऐसी कोई बात नहीं। एक मिनट।
अभिनव और चाहत ने वेटर के साथ ऑर्डर दे दिया, एक जूस। वेटर चला गया पर चाहत अपना सवाल भूली नहीं थी। तो तुम क्या करते हो? मैं बस एके प्राइवेट लिमिटेड में एक छोटा सा काम करता हूँ बस। ये अकरम जी की कंपनी है ना? हाँ सही। हेलो गॉर्जियस, बहुत खूबसूरत हो तुम। मैं यहाँ आना नहीं चाहता था पर दिल मानने नहीं दिया। एक अच्छी सी ट्रीट दे दूं? उसकी आंखों में शरारत साफ दिखती थी। चाहत भी उसकी नीयत समझ गई और अभिनव भी। दिखता नहीं क्या, वो मेरे साथ डेट पर आई है। ओह सची? मैं तो समझा तू इसका छोटा भाई है। पर जब तू कह दिया कि डेट पर हो तो मैं बड़ी प्यार से बोल रहा हूं, साइड हो जा। अभिनव कुछ पल चुप रहा। वो देखना चाहता था यह आदमी कितना नीचे गिर सकता है। इतने में वो लड़का चाहत की तरफ मुड़कर बोला, तुम इतनी खूबसूरत हो कि लगता है किसी अमीर खानदान की हो। पर बुरा मत मानना, तुम्हें ऐसे लोगों से डेट नहीं करनी चाहिए। स्टैंडर्ड भी कोई चीज होती है। सही बात। तन्ने किसने बोला हमन ने ज्ञान दे? हाँ, निकलो यहां से। तुम मेरे साथ चलो, ट्रस्ट करो, कोई दिक्कत ना आने दूंगा। मैं कहूं तो तुम ऐसे डाउन मार्केट छोरे के लायक ही ना, जिसका बाप तो बस इसे पैदा करके छोड़ गया। अभिनव इस बार खुद को रोक नहीं पाया। ये लड़का हद पार कर चुका था। चलो। क्या बोला तूने? अभिनव को किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता था, पर अपने बाप के खिलाफ एक शब्द भी वो बर्दाश्त नहीं करता। क्या बोला तूने? बाप ने पैदा करके छोड़ दिया? तेरे बाप ने तुझे क्या सिखा दिया? अब तक जो लड़का अभिनव पर अकड़ दिखा रहा था, वो अब एक शब्द न बोल पा रहा था। डर उसकी आंखों में साफ दिखता था। ये सब क्या हो रहा है? ये कोई रेप्यूटेड होटल है, मछली बाजार ना है। मैनेजर, किस किस के लोगों को आने देते हो आप होटल में? अभिनव को भी लगा कि उसने उसे थोड़ा ज्यादा मार दिया। इसने मुझे कितना मारा, देखो मेरी नाक मुंह सब फोड़ दिया। मैनेजर पहले उस आदमी को देखता है और फिर अभिनव को। अभिनव अपना बचाव कर पाता उससे पहले मैनेजर बोल पड़ा, क्यों हाथ उठाया आपने अपने वीआईपी कस्टमर पर? वो हमें परेशान कर रहा था। मैं तो उससे बात भी नहीं कर रहा था। बार बार समझाने पर भी वो पीछे नहीं हटा। मेरे बाप के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था। ये सच है? ये झूठ बोल रहा है। इतनी सी बात पर आपने ये हरकत कर दी? सर जो भी हो, पहले आप उससे माफी मांगो। माफी? मैं माफी मांगू? ये माफी मांगेगा मुझसे और मेरी फ्रेंड से। माफी मांग। माफी मांग ले चुपचाप। तू जाने से पहले मैं ना छोड़ूंगा। हालात बिगड़ने लगी थी और मैटर बढ़े इससे पहले चाहत बीच में आ गई और बोली, एक्चुअली गलती अभिनव की नहीं, ये आदमी मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं और अभिनव तो यहाँ पर सिर्फ लंच करने आए थे। जो भी हो मैडम, पर इन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। अभिनव समझ गया था कि मैनेजर इससे ऐसे क्यों बात कर रहा था। असल में वो अभिनव को उसके कपड़ों से जज कर रहा था। जब अभिनव को लगा कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो उसने अपने जेब से अकरम का कार्ड निकाला और मैनेजर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आपको पता है कार्ड मुझे किसने दिया है? इस कार्ड पे लिखा नाम पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि फैसला क्या करना है। मैनेजर ने अभिनव से कार्ड लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। जैसे ही उसने कार्ड पर लिखा नाम पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अगर अभिनव के पास अकरम का कार्ड था तो वो समझ गया था कि अभिनव अकरम का खास है। मुझे बात करने से पहले ना माँ के पास जाके सीख लड़कियों की इज्जत कैसे करते हैं। चलो। अभिनव ने चाहत को अपने साथ लिया और वहां से निकल गया। दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए थे, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। जो कुछ भी हुआ उसके बाद अभिनव ये जानना चाहता था कि आखिर चाहत के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन वो आगे से पूछकर उसे शक करने का मौका नहीं देना चाहता था। क्या तुम ठीक हो? सॉरी तुम्हारा मूड और लंच दोनों खराब करने के लिए। तुम अगर चाहो तो हम कहीं और चल सकते हैं खाना खाने के लिए। ठीक है, मैं पूरे दिन फ्री ही हूँ। अभिनव ने उसकी बात सुनी और गाड़ी दूसरे होटल की तरफ मोड़ दी। कुछ देर बाद उसने गाड़ी एक होटल के बाहर लगा दी। अभिनव ने ऊपर लगा बोर्ड देखा और उसके बाद
चाहत के साथ अंदर दाखिल हो गया। अभिनव जानता था कि यह होटल दिग्पाल का था। दिग्पाल होटल के साथ साथ बहुत बड़ा माफिया ग्रुप भी चलाता था। जैसा माफिया वर्ल्ड में टाइगर का नाम बड़ा था, वैसे ही दिग्पाल का नाम भी काफी बड़ा था। जितनी दौलत और धंधा टाइगर के पास थे, उतनी ही दिग्पाल के पास भी थे। कई मामलों में वो एक दूसरे के दुश्मन थे। अभिनव को ऐसा आभास हो रहा था कि शायद यहाँ उसके दिग्पाल से मुलाकात हो सकती है। तो तुमने डिसाइड कर लिया है कि अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे मुझे? किस बारे में? असल में वो समझ गया था कि चाहत के मन में ये शक की सुई क्यों घूम रही थी। क्या यार, अब बता भी दो। इतना बड़ा भी क्या सीक्रेट है यार? क्या जानना चाहती हो तुम? तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हारे बारे में ही पूछूंगी ना। मेरे पास अपने बारे में कुछ बताने के लिए है ही नहीं। अभिनव ने कहा और चाहत से बचने के लिए इधर उधर देखने लगा। इस टाइम दिग्पाल बॉस का डंका सिर्फ गुड़गांव में ही नहीं, पूरे इंडिया में बज रहा है। हाँ, मार्केट से जब से टाइगर गायब हुआ है तब से टाइगर का नाम भी गायब हो गया है। अभी उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी जो आपस में काफी गंभीर बातें कर रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो टाइगर के बारे में इस तरह की बात क्यों कर रहा था। बताओ ना अभिनव, कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नहीं, मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? टाइगर गायब नहीं हुआ है, टाइगर जिंदा है और वो बहुत ही जल्द लौट के आएगा। मैंने तुझसे कहा था ना जॉनी, ज्यादा मत प्यार कर, संभाली नहीं जाती तुझसे। कुछ भी बकवास कर रहा है। क्या डेयरिंग है इन लोग की। दिग्पाल के होटल में बैठ के टाइगर की बातें कर रहे हैं। या तो इन्हें चढ़ गई है या तो इनमें बहुत ही हिम्मत है। बकवास? बकवास तो तू कर रहा है। टाइगर का कंपैरिजन दिग्पाल से? विस्की और देसी शराब का क्या मेल है? मैं कह रहा हूँ टाइगर जिंदा है एंड ही विल रिटर्न सून। जॉनी नाम के इस आदमी की बात सुनकर अभिनव के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो ये जानना चाहता था कि जॉनी मन से फेंक रहा था या उसके पास साथ में कोई जानकारी थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव सच का पता लगा पाएगा और क्या चाहत अभिनव के मुंह से सच निकलवा पाएगी? अभिनव उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। अब चाहत भी बिल्कुल अभिनव की तरह उन लोगों की बात सुनने लगी। कितनी हिम्मत है इन लोगों में। दिग्पाल के होटल में बैठकर टाइगर की बातें कर रहे हैं। या तो ये नशे में से या फिर बहुत बड़ा दिल रखे से। किसी वजह से चाहत को लग रहा था कि अभिनव उससे कुछ छुपा रहा है। बाकी लोगों की तरह वो अभिनव के कपड़े नहीं देख रही थी, बल्कि उसकी नजर तो सीधे उसके चेहरे पर थी। अभिनव, हाँ तू कुछ कह रही थी? तू मेरी सहेली से झूठ बोल रहा है। कौन सी सहेली? अनन्या। हाँ अनन्या ना। मैं क्यों झूठ बोलूंगा उससे? ऐसा कुछ ना से। पर तू एक काम कर चाहत, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं अभी का अभी चलूँ। तू जानती है मैं अनन्या का पति हूँ। अगर मैं घर थोड़ी देर से पहुंचू ना तो वो तो मुझे खत्म कर देगी, और वैसे भी उसे मेरे देर से आने में शक करने लग जाती है। तेरे ऊपर शक? उसे तो तू पसंद भी ना, उसे तेरी कोई परवाह भी ना, तो फिर वो तेरे ऊपर शक क्यों करेगी? हाँ मैं जानता हूँ, पर फिर भी मुझे चलना पड़ेगा। चल मैं तेने घर छोड़ दूँ। फिर कब मिलेंगे? इस बात का कोई जवाब दिए बिना अभिनव चाहत को लेकर होटल से बाहर आ गया। उन लोगों के पास पहुंचकर अभिनव को पता चला कि वो लोग उस छोरे की पिटाई कर रहे थे। क्यों मार रहे हो बेचारे छोरे ने? तन्ने के मतलब है तभी तो खड़ा हूं यहाँ। जिंदगी में ऐसे सीधा खड़ा रहना है ना तो चुपचाप यहाँ से निकल ले, नहीं तो तने भी उसी की तरह लंबा लेटा देंगे। अरे ये डायलॉग तो मैं बोलने वाला था। अब जब तूने मेरा डायलॉग चुरा लिया तो अब ज्यादा मार पड़ेगी। हीरो बनने का शौक चढ़ गया है। गुरुग्राम में हीरोपंती नहीं चलती। चुपचाप निकल ले, नहीं तो एक की जगह 2 कब्रें खुदनी पड़ेंगी। अभिनव ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उन लोगों की तरफ देखकर गिनती कर रहा था। जब वो लड़का पीछे हट गया तब अभिनव ने अपनी गिनती पूरी की और बोला, कब्रिस्तान वाले को फोन कर दे, 4 कब्रें खोद के रखे, 2 आदमी आएंगे चारों को दफनाने। ना करो। अभिनव भी पूरी तैयारी के साथ
उसी पल में अभिनव ने समय भी बदल दिया और भागी। जॉनी नाम का छोरा तो समझ रहा था कि अब उसकी जान बचनी मुश्किल है। उसे भी ये रूप देखकर यकीन न हो रहा था। उसके लिए अभिनव किसी भगवान से कम न था। जब अभिनव ने उसके लीडर को जमीन पर पटक पटक के अधमरा कर दिया, दर्द से करहाता हुआ, तब जॉनी बोला, भाई तू कौन है और तूने मेरी जान क्यों बचाई? अभिनव ने कोई जवाब न दिया। वो बस उसकी आंखों में देखता रहा। वो आदमी तो जवाब को तरस गया था। बता दूंगा मैं कौन, पर पहले तन्ने वचन देना पड़ेगा मेरी पहचान किसी को नहीं बताएगा। उसकी जान बचाई थी। इतना छोटा सा राज तो वो अपने दिल में रख ही सकता था। टाइगर, और ये बोलकर वो 2 कदम पीछे हट गया। जॉनी की तो आंखें फटी रह गई। वो बिना पलक झपकाए अभिनव को देखे जा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो वो देख रहा है वो सपना है या हकीकत। जॉनी अभी भी बिना पलक झपकाए अभिनव को जाते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद अभिनव हरदेव पाल सिंह के घर आया था। जब अभिनव अंदर आ रहा था, तब राजीव, शर्मिला और परिवार के बाकी लोग किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। हमें गौरव से बात करनी चाहिए कि एटलीस्ट वो अकरम से बात कर ले हमारे बारे में। अब वही है तो कुछ हमारे लिए कर सकता है। जब तक किंग कॉर्पोरेशन का सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा, तब तक हमारा काम नहीं हो पाएगा। ठीक इसी वक्त अभिनव घर के अंदर दाखिल हो गया था। उसे पूरी बात तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जितना उसने सुना, उसे सुनकर उसे लगा कि अनन्या की कंपनी किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी। मुझे लगता है हमें पॉपुलर होल्डिंग से सपोर्ट ले लेना चाहिए। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये दोनों कंपनीज टाइगर चलाते हैं और हम जैसे लोग तो टाइगर से सीधा जाकर मिल भी नहीं सकते। आज तक किसी ने उसे देखा तक नहीं है, तो हम कैसे मिल पाएंगे उससे? शायद चिराग इस काम में हमारी हेल्प कर पाए। मैं एक काम करती हूँ, अनन्या और चिराग की शादी फिक्स करवा देती हूँ। वैसे भी सभी ने हमारे लिए किया क्या है? अभिनव ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। वो भले ही कितना भी थका हुआ था, लेकिन वो इन लोगों को पता नहीं चलने देना चाहता था कि वो क्या करके आया है। नमस्ते। जैसे ही अभिनव ने चहकते हुए नमस्ते किया, तो शर्मिला, अनन्या और राजीव उसे देखने लगे। उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। अभिनव उनकी आंखें देख हैरान हो गया। अभिनव को ये तो नहीं लग रहा था कि वो लोग मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करेंगे, लेकिन आज जिस तरह का गुस्सा उनकी आंखों में नजर आ रहा था, उसे देखकर अभिनव को कुछ अजीब लग रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्यों सब लोग अभिनव से गुस्सा थे और किस परेशानी में फंसी थी अनन्या? क्या अभिनव उसकी परेशानी हल कर पाएगा? पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।